गुड इवनिंग बच्चों। चलिए हम लोग बात करते हैं आज क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कि क्लास 10 बायोलॉजी सीबीएसई बोर्ड में कितने चैप्टर्स हैं, इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट है, ये हर एक चैप्टर के बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं हम कि कौन सा चैप्टर हमारे क्लास 10 के पोर्शंस में है। तो देखो, सबसे पहला अगर हम बात करें तो क्लास 10th में अगर चैप्टर्स की बात करें तो जो हमारे चैप्टर्स हैं क्लास 10 सीबीएसई एकदम अच्छे से, तो पहला चैप्टर है लाइव प्रोसेस। कौन सा चैप्टर है बच्चों? लाइव प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड चैप्टर जो हमें पढ़ना है, अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, सेकेंड वाला जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कौन सा चैप्टर है बच्चों? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और जो थर्ड चैप्टर है आपका बेसिकली, तो थर्ड चैप्टर है हाउ डू वी रिप्रोड्यूस, कि कैसे हम रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 है हेरिडिटी। चैप्टर नंबर 4 है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चैप्टर नंबर 4 है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये 4 चैप्टर्स हमें पढ़ना है, स्टडी करना है। और ये 4 चैप्टर्स में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 3 है, और चैप्टर नंबर 4 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर नंबर 2 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ इसमें से हार्मोन्स आपसे पूछ सकते हैं, तो हार्मोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें लाइव प्रोसेस, तो लाइव प्रोसेस के क्या है कि 5 यूनिट्स होते हैं। पहला है न्यूट्रिशन। पहला अगर यूनिट की बात करें तो है न्यूट्रिशन। सेकेंड अगर यूनिट की बात करें तो रेस्पायरेशन। और जो थर्ड यूनिट है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। यानी जो थर्ड यूनिट है लाइव प्रोसेस का थर्ड चैप्टर वो है ट्रांसपोर्टेशन। और फोर्थ चैप्टर है आपका एक्सक्रिएशन। फोर्थ कौन सा है? एक्सक्रिएशन। यानी कि फोर यूनिट्स हैं, जो कि 4 यूनिट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद बात करेंगे रेस्पायरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन और फिर रेस्पिरेशन। ये 4 चैप्टर बेसिकली हमें स्टडी करना है, और इसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है अभी हमने इसको बताया। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है लाइव प्रोसेस, लाइव प्रोसेस के बारे में हम बात करें तो लाइव प्रोसेस का मतलब है कि जो हमारी जो पूरी लाइफ में जो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, स्टेबिलिटी हो सकते हैं, मतलब स्टेबल हो सकते हैं। हर एक चीज़ ये प्रोसेस होती है लाइव प्रोसेस में कैसे पॉसिबल हो सकती है, तो न्यूट्रिशन के बिना पॉसिबल नहीं हो सकती। यानी जब तक हमारे शरीर में, अगर हमारी बॉडी में जब तक न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तब तक हमारे बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। इसके साथ साथ क्या है कि अगर हम रिस्पायर ना करें, अगर हमारे अंदर ऑक्सीजन और न जाए तो भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। जो हमारे फूड होते हैं, फूड हमारे क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक नहीं होंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि थर्ड चैप्टर है कि ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे बॉडी में क्या होता है कि जब डाइजेशन के बाद जो हमारी फूड डाइजेस्ट हो जाती है, तो डाइजेशन के बाद जो हमारे न्यूट्रिटिव पार्ट होते हैं, जो न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये होते हैं, तो ये डाइजेशन तो इनका स्टमक में होता है, लिवर में होता है। फिर इसके बाद ये पूरे सेल में कैसे पहुंचते हैं, तो इसके बारे में हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये हो रहा है कि कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द हेल्प ऑफ, तो वहाँ पे ब्लड होगा और कौन उसको भेज रहा होगा, तो हर्ट कर रहा होगा, तो कोई मशीन एक के द्वारा। ठीक है, फिर थर्ड चैप्टर में है कि जो हमारे सेल्स हैं, सेल में क्या है कि जब हमारे एसेंशियल पार्ट जा रहे हैं तो वहाँ पे एसेंशियल पार्ट के बाद जो वेस्टफुल प्रोडक्ट होंगे वो भी तो बनेंगे, तो उनको हमारे बॉडी से कैसे एक्सक्रीट किया जाए उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो लाइव प्रोसेस का यूनिट नंबर 4 है यानी एक्सक्रिएशन। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में हमें जनरली जानना है कि हमारा डाइजेशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन लेने के बाद डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, उसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, ये सब हम जानेंगे। और सबसे मेन चीज़ है कि एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ कहाँ फूड का डाइजेशन होता है, ये सारे प्रोसेस को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 1 यानी लाइव प्रोसेस का चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 में यानी न्यूट्रिशन में। सेकेंड चैप्टर की अगर बात करें रेस्पायरेशन की, तो रेस्पायरेशन में हमें बेसिकली जानना है कि कैसे हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन कैसे हमारे
शरीर बॉडी में क्या होता है कि जब हम बहुत सारे एयर को एक साथ लेते हैं तो बहुत सारे एयर के साथ साथ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल, बहुत सारी गैस, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हर एक गैस हमारे बॉडी में इनटेक हो जाते हैं। तो कैसे हमारा बॉडी क्या करता है कि केवल ऑक्सीजन को ही इनटेक करता है, बाकी जितने भी गैस होते हैं उनको लीव कर देता है, छोड़ देता है। तो ये कैसे होता है ये भी चीज़ जानेंगे, यानी कि इसमें हम लंग्स के बारे में जानेंगे, लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें रेस्पायरेशन की प्रोसेस क्या होती है, रेस्पायरेशन क्या होती है, फेज ऑफ रेस्पायरेशन क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है, ये सब कुछ इसमें हम जानेंगे। और फाइनली इसमें जानेंगे कि एटीपी हमें कैसे मिल जाता है। थर्ड चैप्टर की अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन में हमें पढ़ना है कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो न्यूट्रिटिव पार्ट होते हैं उनका बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। दूसरा जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का पूरे सेल के पास ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। इसमें बेसिकली हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और जो लाइफ प्रोसेस यानी फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट यूनिट है जिसे हमने बोला एक्सक्रिएशन में हम लोग बेसिकली किडनी के बारे में जानेंगे, इसमें यूरिन फिल्ट्रेशन कैसे होता है, बाकी इसमें कुछ हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। ये कौन सा चैप्टर है? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं और कुछ जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको समझ पा रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन एक हो रहा है, इससे हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। जैसे अगर कोई बात करें कि अगर तावा गर्म है, कोई पॉट है, बर्तन अगर गर्म है, अगर आपके पास लेके जाते हैं तो तुरंत आप उसको हाथ अपना हटा लेते हैं, यानी कि आपके बॉडी में आपके बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन है, तो कोऑर्डिनेशन की वजह से आपने हाथ हटा लिया। ठीक है। अब कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर आप रूम में बैठे हैं, ठीक है, ठंडी लग रही है, लेकिन बाहर अगर निकले तो पापा पीटेंगे, बहुत मारेंगे, कुछ हम ऐसा गलत काम किए, तो हम अपने आप को कंट्रोल किए हैं, अंदर कंट्रोल करके रखे हैं कि हम बाहर नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए बाहर हमें नहीं जाना है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे माइंड और हमारे बॉडी के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। फिर लास्ट जो नेक्स्ट चैप्टर है कि वहाँ पे लिखा हाउ डू वी रिप्रोड्यूस, मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ही जैसे कैसे प्रोजेनी को डेवलप कराते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू वी रिप्रोड्यूस में। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब बात करें कि जो रिप्रोडक्शन होते हैं, ये इसके 2 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इसमें केवल एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमें 2 जगह पढ़ना है, एक प्लांट्स में पढ़ना है और ह्यूमंस में भी पढ़ना है, यानी कि बेसिकली हमें प्लांट्स के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जैसे फ्लावर, उसके बारे में हमें जानना है, और मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके बारे में जानना है, और कौन कौन सी प्रोसेस होती है उसके बारे में भी हमें जानना है। जो लास्ट चैप्टर आपका क्लास 10 का बचता है जिसे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन कहते हैं। हेरिडिटी इवोल्यूशन का मीन्स ये होता है कि अगर कोई भी पेरेंट्स है, अगर उसके वो अपने जैसे प्रोजेनी को क्या कर रहा है, बॉर्न कर रहा है, जन्म दे रहा है, तो जब अपने जैसे प्रोजेनी यानी अपने जब बच्चे को जन्म दे रहा है तो उसका जो लक्षण है जो बच्चे में, वो अपने माता पिता से कैसे मिलता है, अपने पेरेंट्स से कैसे मिल रहा है, तो वही चीज़ की वो हेरिडिटी कैसे मेंटेन कर रहा है कि उनका लक्षण, जो पेरेंट्स हैं उनका लक्षण उनके बेटे में वो लक्षण कैसे दिख रही हैं, कैसे संतुलित है। फिर जो उसका थर्ड जनरेशन आएगा उसमें इसका जो है हेरिडिटी यानी जो भी हेरिडिटी चीज़ है वो कैसे उसमें दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन क्या होता है, कि हमारे जो नेचुरल सिस्टम है, इस नेचुरल सिस्टम में भी क्या होते हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस होते रहते हैं। जैसे आप बचपन से ही देखे आ रहे हैं, अपने दादा वादा जी से पूछते होंगे, पापा से पूछते होंगे कि गाँव में कुछ ऐसे भी स्थान आप जानते नहीं होंगे, आपके पापा बताते होंगे कि बेटा जहाँ पे आज तुम्हारा घर बना है यहाँ पे पहले बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, या बहुत बड़ा यहाँ पे पोखरा या नदी हुआ करता था, लेकिन अब कुछ दिन बाद क्या है कि यहाँ आपका घर है। तो यानी वो जो चीज़ प्राकृतिक जो फॉरेस्ट वहाँ पे थी उसको आपने क्या हटाया, कुछ भी किया और आपने वहाँ घर बनाया, तो यहाँ पे कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो यही चेंज होता है इवोल्यूशन। कैसे हमारे बॉडी में भी इवोल्यूशन हुआ कि पहले हमें पूंछ हुआ करता था लेकिन अब हमारे बॉडी में पूंछ नहीं है। ये सभी इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जो फाइनली लास्ट एक चैप्टर बचता है जो कि फिजिक्स में ही इंक्लूड किया गया है, जिसे पॉल्यूशन कहते हैं। तो पॉल्यूशन बेसिकली आप बता ही सकते हैं कि पॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉयल पॉल्यूशन होता है, और जब हायर क्लास में जाएंगे तो आपके बहुत सारे पॉल्यूशन के टाइप्स बताया जाएगा। तो बेसिकली चलो हम लोग बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, लाइफ प्रोसेस का चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर
1 कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली देखो बच्चों, लाइफ प्रोसेस में हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, चलो हम लोग बात करते हैं कि न्यूट्रिशन होता है क्या है। बेसिकली देखो, न्यूट्रिशन जो होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज देम टू ऑब्टेन एनर्जी। मतलब कि न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि फूड को इनटेक करता है, ऑब्टेन करता है, और उस फूड को यूटिलाइज करके क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी। तो यानी कि बिना फूड के एनर्जी हमें नहीं आ सकती। जैसे कि अगर बेसिकली अगर हम बात करें कि अगर हम फूड इंटेक ना करें, तो अगर हम फूड इंटेक नहीं करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन, उसके बाद क्या होता है कि हमारे बॉडी में एनर्जी ख़त्म हो जाती है। बेसिकली 2 दिन तो हमने बहुत बोल दिया। अगर नॉर्मली अगर बात की जाए कि सुबह अगर हमें फूड नहीं मिलता है, अगर हम फूड नहीं लिए तो शाम तक हमारे अंदर एनर्जी बचती ही नहीं है। तो यानी इससे मतलब समझ में आया कि जो फूड होता है, फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यानी अगर इसका एप्रोप्रिएट अगर डिफिनीशन बताया जाए तो क्या हो सकता है कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, यूटिलाइज देम टू ऑब्टेन एनर्जी। ठीक है, अब हम बात करें कि न्यूट्रिशन की नीड क्या होती है, वाई न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। तो बिकॉज दे आर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। जैसे कि अगर हमें चोट लग जाती है, तो अगर हमें चोट लग जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि देखते हैं कि हमारे घर में फल फूल ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पार्ट मिलेंगे, उतने ज़्यादा हमारे जितने भी चोट होंगे, जितने भी इंजरी हुए रहेंगे, हम जल्दी से रिपेयर हो जाते हैं, यानी हमारी बॉडी फिर से सही हो जाती है। तो यानी बिल्डिंग, क्या लिखा है, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, कि अगर इंजरी हुई तो टिश्यू भी सही हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि बिल्डिंग का मतलब होता है कि जो घाव भर जाता है, जो हमें चोट लगी रहती है, वो चोट भी सही हो जाता है। दूसरा चीज़ है कि प्रोटेक्शन और बॉडी मीन्स ये हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यानी कि जितना अच्छे हम न्यूट्रिएंट्स लेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट होगी। किसके, बाय द पैथोजन, जितने भी बैक्टीरिया होंगे, फंगी होंगे, वायरस होंगे, जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं, जिससे हमें डिजीज़ हो जाता है, उनसे हमारी बॉडी बचाती है। उसके लिए क्या करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स पार्ट होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स पार्ट हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं कि इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से मजबूत रहेगा तो हमारे अंदर कोई भी बैक्टीरिया जल्दी से आसानी से एंटर नहीं कर सकता। और इम्यून सिस्टम को हम लोग कहते हैं WBC, यानी हमारा ब्लड जितना ही अच्छा होगा, हमारा WBC उतना ही अच्छा होगा। हमारा WBC जितना अच्छा होगा, उतना ही अच्छा हमारा इम्यून सिस्टम भी होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमेशा सर्दी जुकाम हुआ करता है, जल्दी जल्दी बीमार होते रहते हैं। तो यानी बच्चों को एक संकेत दिया जा रहा है, उसकी बॉडी एक संकेत दे रही है कि बेटा देखो तुम हो बीमार, ठीक है, तुम्हारे अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए तुम न्यूट्रिएंट्स लो। ठीक है, और बाहर ये जो फास्ट फूड खाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो जितना भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि फूड को इंटेक, जितना भी न्यूट्रिएंट फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। ठीक है, तीसरा चीज़ है, देखो यहाँ पे लिखा है बिल्ड आवर इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है जितना भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग अच्छे से लेंगे। नेक्स्ट है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर देखो क्या है कि अगर बचपन में, अगर जब आप 6 महीने का 7 महीने के रहे होंगे, आज आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10 में यानी कि आप 14-20 ईयर्स हुए, अगर मान लो 12 से 14 साल के आप हुए, तो कैसे हुए, 12 से 14 साल में आप बिना खाए पिए हो गए, या हवा पी के बड़े हो गए, या फिर डायरेक्ट अवतार तो लिए नहीं हो गए, अभिमन्यु तो हो नहीं कि डायरेक्ट अवतार लेके आ गए। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे हमारी बॉडी क्या होती है कि जब हम छोटे थे, न्यूट्रिएंट्स पार्ट्स हम लेते गए, हमारी बिल्डिंग यानी हमारी शरीर का डेवलपमेंट और ग्रोथ होता गया। तो हम छोटे से बड़े हुए हैं, तो न्यूट्रिएंट्स पार्ट्स को लेकर ही हम बड़े हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, अब देखो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि पोषण की विधि क्या होनी चाहिए, मतलब ऐसी क्या विधि होनी चाहिए जिससे कि हम पोषण ले सकते हैं। तो हमारे अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ पे एक ही टाइप्स के ऑर्गेनिज्म तो पाए नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे। कि अगर हमारे अर्थ पे अगर बात करें तो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फूड नहीं बना सकते हैं। बहुत बच्चे के मन में आ रहा हो कि अरे सर फूड तो हम लोग बना ही सकते हैं। तो हम लोग अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस फूड बनाते नहीं हैं, फूड को कुक करते हैं। जो फूड मेक करते हैं वो केवल प्लांट्स ही कर पाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स
फूड को मेक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की हेल्प से वो फूड को मेक करता है। लेकिन ह्यूमंस क्या करनी है, एनिमल्स क्या करते हैं, उस प्लांट को इंटेक करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, ईट करते हैं, तब उनको जाके न्यूट्रिशन मिलता है। तो यानी कि अब ह्यूमंस क्या कर रहा है कि दूसरों का फूड खा रहा है छीन के, लेकिन प्लांट्स अपना फूड खुद बना ले रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी तो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या है कि नहीं किसी दूसरे का छीन के खा रहे हैं, नहीं खुद बना रहे हैं। वो क्या है कि जो भी कुछ मिल जा रहा है एकदम आराम से खा रहे हैं। जैसे अगर हम फंगी की बात करें जो कि डेड एंड डिकेंड पार्ट को इंटेक करते हैं, यानी जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको खा के अपना पोषण को पूर्ण कर लेते हैं। तो वही हम बात करेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात की जाए तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट ऑब्टेन फूड बाय द सेम प्रोसेस, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक ही प्रोसेस से फूड को इंटेक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं, फूड को सेल्फ मेक कर लेते हैं। लेकिन बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया पैरासाइट होकर फूड को इंटेक करते हैं। फंगी क्या होते हैं, डेड एंड डिकेइंग पार्ट से फूड को इंटेक करते हैं। लेकिन अगर एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स क्या करता है कि ये प्लांट्स का जो फूड होता है यानी कि ये प्लांट्स को इंटेक कर लेता है। तो है ना, इसलिए क्या बोलते हैं कि ह्यूमंस क्या है, अर्थ पे सबसे घटिया प्राणी है लेकिन बुद्धिमान प्राणी भी है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंगी एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो यानी अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, यू सीन हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन के टाइप्स की अगर हम बात करें तो जो न्यूट्रिशन होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है तो देखो बच्चों एकदम ध्यान से कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब ऐसे है कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना ले, ठीक है, खुद बना ले रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, या ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। यानी दोज ऑर्गेनिज्म आर मेक फूड टू ऑन कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि ऑटोट्रॉप्स के भी टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या होते हैं बच्चों, फोटो ऑटोट्रॉप। दूसरा कौन सा होता है, कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स का मतलब होते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म कैन मेक फूड टू ऑन बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यानी कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट के हेल्प से क्या बना लें, ओन फूड बना लें। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स। अगर हम बेसिकली बात करें कि कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं तो देखो यहाँ पहले फोटो ऑटोट्रॉप्स के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फोटो ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल हो गए बच्चों ग्रीन प्लांट्स। कौन होंगे, ग्रीन प्लांट्स। और ग्रीन प्लांट्स जो है कि कैसे फूड बना रहे हैं, तो जो प्रोसेस है उसे हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के हम लोग एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना जानिए कि फोटो ऑटोट्रॉप्स का मतलब है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के हेल्प से क्या बना लेते हैं, खुद फूड बनाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो का मतलब देखो है लाइट, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, ट्रॉप्स का मतलब होता है सिंथेसिस करना, मतलब कि सनलाइट के प्रेजेंस में स्वयं फूड का सिंथेसिस कर लेना। अब बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो कीमो का मतलब होता है केमिकल। कीमो का मतलब क्या होता है बच्चों, केमिकल। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, ट्रॉप्स का मतलब होता है सिंथेसिस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि केमिकल के हेल्प से खुद अपना फूड बना ले, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप। जैसे बेसिकली देखो दोज ऑर्गेनिज्म कैन मेक अ फूड टू ऑन बाय द हेल्प ऑफ केमिकल। यानी कि जो केमिकल के हेल्प से अपना फूड बना ले, ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो कौन सा होगा, हम बात कर लेते हैं आयरन बैक्टीरिया। अगर आयरन बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो आयरन बैक्टीरिया आप लोग देखे होंगे, शायद नहीं, बेसिकली देखे होंगे। आपके घर में अगर लोहे की खिड़की या दरवाज़ा अगर देखे होंगे तो रेनी सीजन में आप देखेंगे कि उसमें रस्टिंग हो जाती है, यानी जंग लग जाता है। तो जंग लगने का रीज़न क्या है कि ये जो आयरन बैक्टीरिया है ये आपके खिड़की और दरवाजे को खा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें पेंट लगा देते हैं, तो पेंटिंग के बाद वहाँ पे जो जंग होता है ख़त्म हो जाता है।
ठीक है। और दूसरा अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो गांव में आप डंक, काऊ डंक देखे होंगे, बफेलो डंक देखे होंगे। तो उसमें तो क्या होता है, सल्फर नाइट्रोजन बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको भी डिजनरेट कर देते हैं, यानी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो भी केमिकल के द्वारा ही करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, तो बेसिकली इसका जस्ट अपोजिट होगा। यानी कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात हम करें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं दे डू नॉट मेक ओन फूड, जो कि अपना ओन फूड नहीं बना सकते हैं। दे आर कंप्लीटली पैरासाइट टू अदर ऑर्गेनिज्म या इनकम्प्लीट टू पैरासाइट टू अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब या तो पूर्ण रूप से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होंगे, निर्भर होंगे, या तो पूर्ण रूप से नहीं होंगे लेकिन फिर भी निर्भर होंगे। तो इसके बेसिकली आधार पे हम लोग हेट्रोट्रॉप्स न्यूट्रिशन को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पैरासाइट न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, और फोर्थ है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें बच्चों की पैरासाइट न्यूट्रिशन क्या होते हैं, तो बेसिकली जो बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ठीक है। वायरस की बात कर ले, और फिर क्या है कि हमारे कुछ ऐसे प्रोटोजोआ भी हैं जो कि क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट की खास बात ये याद रखना कि पैरासाइट में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे होस्ट पे डिपेंड रहते हैं, उस होस्ट को ये नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे बेसिकली समझो कि ये कोई होस्ट है और ये कोई प्रीडेटर है, ये बैक्टीरिया जो है इसके ऊपर आया, अब इसके ऊपर आएगा तो इससे क्या करेगा, इसका ब्लड सक करेगा और इस ऑर्गेनिज्म को नुकसान भी पहुंचेगा और इसको बेनिफिट होगा। यानी कि वन ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पैरासाइट का ये मेन फीचर है, इससे आप पहचान सकते हैं। दूसरा है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो सैप्रोफिटिक में आता है बेसिकली हमारा फंगी। क्या आता है बच्चों, फंगी। फंगी देखो क्या है कि एक फंगी को अगर हम बोल दें तो फंगी अच्छा भी है खराब भी है, लेकिन फंगी की खास बात यह है कि अगर फंगी से कोई डिजीज अगर किसी को हो जाता है तो ये डिजीज जल्दी सही नहीं होता है। फंगी से एक ही डिजीज होता है जिसे हम लोग रिंगवर्म कहते हैं, दांत खाज खुजली जो होता है। और जो फंगी होते हैं, फंगी जब भी अपना फूड अगर इंटेक करते हैं तो केवल डेड और डिकेइंग पार्ट से ही फूड को इंटेक करते हैं। यानी अगर कोई सोचो कोई अगर चीज़ सड़ रहा है, ठीक है, हाँ, बहुत बदबू दे रहा है, अगर हमारे लिए नुकसान है, अगर फंगी उसको खा रहे हैं तो हमारे लिए फ़ायदा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको ही केवल फ़ायदा होगा, बाकी किसी को, मतलब एक तरह से हम बोल दें कि सबको फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। तो सैप्रोफिटिक में किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, बेसिकली इसके एग्जाम्पल है फंगी। अब बात करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सिम्बायोटिक का मतलब होता है मेरे बच्चों कि यहाँ पे सिम्बायोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब अगर हम समझें तो एक एग्जाम्पल से हम एकदम क्लियरिफाई कर सकते हैं कि लाइकेन, अगर लाइकेन को आप अच्छे से जानते नहीं हैं तो जान लीजिए कि जो लाइकेन है इसे हम लोग बोलते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो ये क्या है, पॉल्यूशन इंडिकेटर का मतलब है कि अब लाइकेन क्या है। तो लाइकेन के बारे में पढ़ें कि लाइकेन किससे बना है। तो बेसिकली देखो बच्चों कि जो लाइकेन होता है 2 ऑर्गेनिज्मों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज एल्गी और सेकेंड वन इज फंगी। अगर देखो बच्चों एल्गी और फंगी की बात करें तो एल्गी में क्या है कि एल्गी में क्लोरोफिल है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल। लेकिन फंगी की अगर बात करें तो फंगी में क्लोरोफिल नहीं है। और ये लाइकेन केवल वहीं पे ग्रो करते हैं, ये वहीं पे ग्रो करते हैं जहाँ हिली एरिया हो। व्हाट डू मीन बाई हिली एरिया, तो हिली एरिया का मतलब ये है बच्चों कि जहाँ पे बहुत सारे पानी पाए जाते हैं, यानी झरनों वाले स्थान पे, यानी पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा लाइकेन पाए जाते हैं। और वहाँ पे हमने बताया कि एल्गी और फंगी 2 ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, सिम्बायोसिस होता है। एल्गी जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि अब सपोज करो कि एल्गी अब वहाँ पे गया हिली एरिया में। अब हिली एरिया में इतना पानी का बहाव इतना तेज़ है कि एल्गी माउंटेन पे जा रहा है, वहाँ पे टिक रहा है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ होने की वजह से एल्गी वहाँ से सरक जा रहा है। तो एल्गी कह रहा है बहुत बड़ी समस्या है, कैसे हम यहाँ पे सर्वाइव होंगे। तो फंगी के पास जाता है। तो फंगी क्या करता है कि फंगी तो जाके माउंटेन पे तो टिक पा रहा है, लेकिन फंगी के अंदर क्या है, फंगी के अंदर तो क्लोरोफिल है ही नहीं, तो फूड बना ही नहीं पा रहा है। तो फंगी को भी डर है कि ऐसे तो हम भी मर जाएंगे। एल्गी को लग रहा है कि अगर हम टिकेंगे ही नहीं माउंटेन पे तो हम भी मर जाएंगे। तो एल्गी
फंगी से जाके हाथ मिला लेता है, कहता है कि तुम हमें रहने का स्थान दो, हम तुम्हें भोजन फूड यानी फूड बना के देंगे। तो दोनों में क्या है कि दोनों में एक दूसरे का समझ बूझ अच्छे से होता है, दोनों एक दूसरे के साथ रहना स्वीकार कर लेते हैं। और जैसे एक दूसरे के साथ स्वीकार कर लेते हैं रहना, तो एल्गी क्या होता है, क्लोरोफिल होता ही है, और सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है और फूड बनाता है और फंगी दे देता है। और फंगी उसके बदले क्या करता है, फंगी उसके बदले माउंटेन पे चिपक जाता है, और चिपकने के बाद वो जो माउंटेन होता है, माउंटेन से न्यूट्रिशन यानी H2O को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, वो देता है, फिर उसके एल्गी को रहने के लिए स्थान भी देता है। तो दोनों में जो रिलेशन हुई, इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं बच्चों, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। यू गॉट माई पॉइंट। तो अब सिम्बायोसिस तो आपको क्लियर हो गया। सिम्बायोसिस में अगर हम बात करें तो जो दोनों ऑर्गेनिज्म है, दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं हो रहा है। अगर देखो बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन की, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है ना, ये एक मेथड होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन केवल उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, और मल्टी सेलुलर के साथ साथ क्या होते हैं कि उनमें पूरा एलिमेंट्री कैनाल डेवलप्ड हो। लेकिन इसके एक्सेप्शन भी हैं। अमीबा, अगर अमीबा की बात करें तो प्रोटोजोआ है जो कि यूनिसेलुलर है, लेकिन यूकैरियोट्स है। अब इसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो हम जो हमारे साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट सबसे पहले अमीबा में ही बताए थे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन अगर हम कंप्लीट अगर अच्छे से अगर स्टडी करें तो केवल ये एनिमल्स में ही होते हैं। तो समझते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन को बेसिकली हम लोग 5 टाइप्स में डिवाइड किए हैं, कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ये 5 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। बेसिकली जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है केवल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ही कंप्लीट होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि जो साइंटिस्ट पहले इसको डिस्कवर किए थे, वह डिस्कवर किए थे अमीबा में, ठीक है। अमीबा क्या होता है, अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर होता है बेसिकली, और ये यूकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं, यूकैरियोट्स, ठीक है। तो अब हम अमीबा के द्वारा समझेंगे कि ये जो 5 प्रोसेस हो रही हैं कैसे कंप्लीट होती हैं। तो इंजेशन देखो क्या है कि एक सपोज करो क्या है, अमीबा है। अमीबा का हम जानते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होती, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है। अमीबा में क्या होता है कि जो फूड मतलब कि पैर जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, ठीक है, यानी कि फूड तो दिखता है लेकिन वो फूड नहीं होता है, मतलब पैर नहीं होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं उसको स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं बच्चों, स्यूडोपोडिया। अब हम लोग जानते हैं कि जो अमीबा होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो फूड वैक्यूल होती है। अब यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे कोई फूड है, क्या है, फूड है। अमीबा उस फूड को देखा, अब फूड को देखते ही उसके मन में पानी आ गया, मतलब मुंह में पानी आ गया, तो क्या करेगा, इस फूड को इंटेक कर लेगा, यानी फूड को इंगल्फ कर लिया, इंजेक्ट कर लिया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द फूड इनटेक बाय द ऑर्गेनिज्म इन देयर बक्कल कैविटी, द प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। या सिंपली हम बोल सकते हैं कि इनटेक ऑफ फूड, द प्रोसेस नोन एज इंजेशन, यानी फूड को केवल निगलना क्या कहलाती है, इंजेशन। इतना बात क्लियर है। अब जैसे ही फूड इसके अंदर, अमीबा के अंदर क्या आया, फूड आया, फूड आने के बाद क्या होगा कि जो इसका अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो फूड है, ये फूड क्या होंगे कि जैसे ही फूड इसके अंदर आएंगे, अब ये फूड का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इन फूड का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। डाइजेशन बोले तो डाइजेशन का मतलब ये है कि अभी जो फूड होंगे, ये फूड पे कुछ डाइजेस्टिव जूस, क्या है, डाइजेस्टिव जूस गिरेंगे, और ये डाइजेस्टिव जूस जैसे इसके ऊपर गिरेंगे, ये जो फूड के पार्टिकल्स होंगे ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, यानी टूट जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, डाइजेशन। कौन सा प्रोसेस हुआ बच्चों, डाइजेशन। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, इंजेशन, यानी फूड को इंगल्फ करना क्या कहलाता है, इंजेशन। आफ्टर द इंजेशन द फूड पार्टिकल आर डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस इज नोन एज डाइजेशन। After the digestion, all the nutritive part are absorbed by the organism is known as the process एब्जॉर्प्शन। यानी कि जैसे ही डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद बच्चों क्या होंगे कि जो भी न्यूट्रिटिव पार्ट होंगे वह अमीबा क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। आफ्टर एब्जॉर्प्शन
एब्जॉर्प्शन के बाद है कि जो भी न्यूट्रिटिव पार्ट है अमीबा ने एब्जॉर्ब किया। अब उस न्यूट्रिटिव पार्ट को क्या है कि अमीबा एब्जॉर्ब करके तो एक जगह रखेगा नहीं, उस पूरे जितने भी न्यूट्रिटिव पार्ट हैं, जैसे जो भी विटामिन मिनरल प्रोटीन जो भी हैं, उसको पूरे अपने बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। क्या करेगा? सर्कुलेट। तो यानी आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड द absorption of nutritive part, they circulate to whole our body. The process is known as एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो भी न्यूट्रिटिव पार्ट है पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने यानी पूरे बॉडी में भेजने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। अब जब पूरे बॉडी में यानी डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, और जो एसेंशियल पार्ट्स है उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करा दिया गया, और आफ्टर द assimilation the non-digested food particles are eject to the बॉडी ऑफ अमीबा। यानी अमीबा क्या करता है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको बॉडी से इजेक्ट करा देता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इजेशन। तो ये जो 5 प्रोसेस थे होलोजोइक न्यूट्रिशन के, इसके हम लोग ह्यूमंस में अच्छे से पढ़ेंगे। अमीबा में तो कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड होता नहीं है, लेकिन बेसिकली हम ऐसे ही हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन की प्रोसेस हम एकदम बेसिकली ह्यूमंस में पढ़ेंगे, और ऐसे ही प्रोसेस होती हैं। लेकिन ह्यूमंस में अगर हम पढ़ेंगे तो इंजेक्शन में हमारा आएगा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की अगर हम बात करें तो बक्कल कैविटी में हमारा क्या होगा? टीथ होगा, टंग होगा और सैलिवरी ग्लैंड होंगे। सैलिवरी ग्लैंड क्या करते हैं? सलाइवा का सिक्रीट कराते हैं, जिससे हमारे बक्कल कैविटी में हमेशा क्या होते हैं कि फ्लूइड रहते हैं, ठीक है, जिसे हम सलाइवा बोलते हैं। और फिर इंजेक्शन के बाद बक्कल कैविटी के बाद बात करें तो डाइजेशन के लिए हमारे जो ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में पहले तो स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होते हैं, और उसको जूस सिक्रेट कराने के लिए स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। फिर पैनक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जिससे क्या होते हैं कि पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होते हैं। लीवर जो कि एक सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड है, उससे क्या सिक्रेट है? बाइल जूस। तो ये सब जूस सिक्रेट होते हैं, और इस एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है स्टमक में, इंटेस्टाइन में, वहाँ पे ये जूस भी सिक्रीट होते रहते हैं। और फिर उसके बाद अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो इलियम वाले पोर्शन में क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। उसी इलियम में क्या होते हैं? कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसे विलाई कहते हैं। इन्हीं विलाई के द्वारा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर पूरे जितने न्यूट्रिशन पार्ट होते हैं उनको ब्लड में भेज दिया जाता है, और ब्लड के थ्रू सर्कुलेट हो जाता है। उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। और इजेशन का जो बॉडी स्टोर होते हैं हमारे रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड का कलेक्ट होते हैं, और आफ्टर टाइम वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करा देते हैं बाय द एनस। तो ये सब प्रोसेस हम ह्यूमंस में पढ़ेंगे। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस की हम बात करेंगे। आफ्टर द फोटोसिंथेसिस हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।